1 जून 2025 को दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन के जंग पर थम गई। यूक्रेन ने इस दिन दावा किया कि उसने रूस के अंदर 5 एयरबेसेस पर हमला कर 40 से ज़्यादा बॉम्बर जहाज़ों को नष्ट कर दिया है। और यह हमला किसी मिसाइल या किसी अन्य हथियार से नहीं, बल्कि छोटे लेकिन बेहद खतरनाक माने जाने वाले FPV ड्रोन से किया गया था। अब सवाल उठता है कि FPV ड्रोन क्या होते हैं और क्या ये इतने ताकतवर हैं कि इतने महंगे और भारी बॉम्बर्स को तबाह कर सकें। आइए समझते हैं। FPV का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू, यानी पहली नज़र से देखना। FPV ड्रोन एक छोटा ड्रोन होता है जो अपने आप में लगे कैमरे और रियल टाइम वीडियोस के जरिए अपने ऑपरेटर को तो लाइव फीड मुहैया कराता है। ड्रोन ऑपरेटर जैसे जैसे खेल के वीडियो गेम की तरह गॉगल्स, VR या स्क्रीन लगाकर ये देखता रहता है कि ड्रोन कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है और वो कहाँ उड़ रहा है। ये सारी चीज़ें रियल टाइम यानी लाइव बैठे बैठे होती हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए कि आपने PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेले होंगे। इसमें फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV का जो फीचर है वो बिल्कुल इसी ड्रोन की तरह काम करता है। यूक्रेन में इन FPV ड्रोन्स को खासतौर पर कामिकाजे माने सुसाइड ड्रोन्स की तरह तैयार किया गया है। ये 3 चरणों में काम करता है। पहले ये ड्रोन उड़ता है, अपने टारगेट जैसे कि टैंक, एयरक्राफ्ट या बिल्डिंग को ढूंढता है। टारगेट मिलते ही ये ड्रोन सीधे जाकर उससे टकराते हैं और इनमें ब्लास्ट होता है। इनमें आमतौर पर IED या ग्रेनेड लगाया जाता है। ये ग्रेनेड या IED अपने टारगेट के ऊपर जाते ही विस्फोट होते हैं, इनमें ब्लास्ट होता है और वे अपने टारगेट को नष्ट कर देते हैं। साथ ही ये खुद भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड या कामिकाजे ड्रोन्स कहा जाता है। यूक्रेन इन ड्रोन्स को खुद बना रहा है, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। यूक्रेन के एक FPV ड्रोन की कीमत भारतीय करेंसी में लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच आती है। इनमें 3D प्रिंटिंग, मोटर, कैमरा और बैटरी की मदद से तैयार किया जाता है, माने कीमत कम और मारक क्षमता ज़्यादा। इसी की जगह अगर कोई मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल किया जाए तो उसकी लागत लाखों या शायद करोड़ों तक भी जाती है, लेकिन एक स्कूटी की कीमत में एक ड्रोन खरीदना अधिक किफ़ायती सौदा है। इसकी एक और वजह भी है कि ड्रोन को बनाने में समय भी कम लगता है, इसलिए यूक्रेन जैसे देश जो जंग लड़ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आया है। 1 जून को हुए हमले में यूक्रेन ने अपने सैकड़ों FPV ड्रोन्स भेजे। ये ड्रोन रूस के एयरबेस के अंदर तक घुस गए और वहां खड़े बॉम्बर्स को उड़ा दिया। इस तरह के हमले को रोकना रूस के महंगी एयर डिफेंस के लिए भी बेहद मुश्किल साबित होता दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के FPV ड्रोन्स ने रूस के एंजेलस, शायकावका, मोज़दोक, इंगुशेटिया मिलिट्री जोन और ओरेल एयरफील्ड जैसे अहम ठिकानों को टारगेट किया। इन सभी ठिकानों पर टुपोलेव 95, टुपोलेव 22 M3 जैसे बॉम्बर विमान तैनात थे। रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल हमले या एयर स्ट्राइक्स करने के लिए करता है। ये विमान न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में 40 बॉम्बर विमानों को नुकसान पहुंचा है या इन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इतने सस्ते और छोटे होने के बावजूद ये FPV ड्रोन्स इतने खतरनाक क्यों हैं। तो ऐसी कई खूबियां हैं जो इन ड्रोन्स को बेहद खतरनाक बनाती हैं। पहले तो ये छोटे और हल्के होते हैं, इस वजह से इन्हें पोर्ट करना या लाना ले जाना आसान होता है। दूसरा, ये सस्ते होते हैं, यानी कीमत कम, मारक क्षमता ज़्यादा। तीसरा, इनमें रियल टाइम लाइव फीडिंग सिस्टम होता है। और चौथा, ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। इससे सैनिक कहीं दूर से बैठकर हमला करता है, जिससे उसकी जान भी सलामत रहती है और मिशन भी पूरा हो जाता है। कुछ टेक्निकल खूबियाँ भी हैं जिससे ये जंग के लिए बिल्कुल मुफीद माने जाते हैं। पहला कि ये साइज़ में छोटा होने के साथ गर्मी नहीं छोड़ते, जिससे ये रडार से बच निकलने में माहिर होते हैं। रियल टाइम फीड की वजह से ये टारगेट पर सटीक ढंग से हमला कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज के दौर में युद्ध सिर्फ टैंक और मिसाइलों का नहीं रहा। छोटे, सस्ते लेकिन स्मार्ट हथियार जैसे FPV ड्रोन्स अब युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। यूक्रेन का 1 जून का हमला इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें उसने हाईटेक बॉम्बर्स को सस्ते ड्रोन से उड़ाकर यह दिखा दिया कि तकनीक और सोच अगर सटीक हो तो संसाधनों की कमी भी ताकत बन जाती है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि रूस ने इसे आतंकी हमला बताते हुए यूक्रेन पर जवाबी हमला भी किया। यूक्रेन की इन्फेंट्री के मुताबिक रूस ने यूक्रेनी सेना के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि प्रस्तावित जो शांति वार्ता दोनों देशों के बीच होनी है इस्तांबुल में, उसका इस हमले से किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ये हमला उस पर किस तरीके से असर डालता है। क्या शांति वार्ता प्रभावित होगी? क्या दोनों देशों के बीच जो शांति हो सकती है, जो संभावित, क्या वो हो पाएगी या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दिग्विजय ने। कैमरे के पीछे हैं रमन, मेरा नाम है मानस। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।